Okay, let's start. First is the electric field lines. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक यहाँ पे चार्ज है, उसका जो फील्ड जहाँ तक कोई चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, इस चार्ज को हम यूनिट चार्ज मानते हैं, छोटा चार्ज मानते हैं। छोटा चार्ज इसलिए मानते हैं, अगर ये चार्ज भी बढ़ा हुआ तो इसका इफेक्ट इस पॉजिटिव पे आ जाएगा, जो कि हमने नहीं करना, हमने सिर्फ इस पॉजिटिव का इफेक्ट इस पॉजिटिव पे देखना है। क्लियर? तो इसमें ये रिपल्शन या अट्रैक्शन, अगर नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन, पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन, जहाँ तक जिस रेंज में ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम बात बोलें तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये एक मैंने एक एटम रखा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। कंडीशन ये है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर सरफेस के कैसे निकालते हैं, सरफेस पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे सरफेस के ऊपर, जैसे ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, जैसे ही मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करते साथ जो उसके परपेंडिकुलर अब बनेगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मतलब अगर आप मतलब यहाँ से निकालना चाहें तो इधर टेंजेंट और यहाँ पे, यहाँ से निकालना चाहें इधर टेंजेंट, यहाँ पे निकालना चाहें इधर टेंजेंट, इसी तरीके से यू कैन मीन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से निकल के आएंगी। क्योंकि ये एक स्फेयर है, इसीलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो स्फेरिकल सिमेट्री में होंगी। क्लियर? तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल हैं आपकी ये। सिमिलरली नेगेटिव के लिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली इनवर्ड होंगी, ये भी बिल्कुल स्फीयर होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल? सर्कल जो है वो 3D में है, स्फीयर जो है, सॉरी, सर्कल जो है वो 2D में है, स्फीयर जो है वो 3D में है। 3D मतलब एक बॉल की तरह। अब ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज टोटली 3D में है, तो आसपास हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जाएगा या फिर आएगा। तो जब भी जाने या आने की बात होगी तो उसके आसपास क्या है, एक पूरा स्फीयर की तरीके से और सिमेट्री में रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा कहीं पे कम, क्योंकि चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, मतलब कि वो जो सेंटर पे है और उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप देख लें तो 1/4πε0 Q1/r²। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की बात हो जाए, तो अगर मैं मान लीजिए एक बात करता हूँ कि डाइपोल है। अब व्हाट इज़ डाइपोल? डाइपोल इज़ अ सेपरेशन ऑफ टू स्मॉल चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब स्मॉल डिस्टेंस को 2a क्यों लिखा? 2a इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि हम सारी की सारी मेज़रमेंट डाइपोल की सेंटर से करते हैं, तो वो मेज़रमेंट ईजी हो जाए। a/2 होता अगर हम a लेते हैं, बट अगर हमने 2a लिया है, कंसिडर किया है, तो ये a और ये a हो गया, तो हमारे लिए इट विल बी ईजियर। तो दैट इज़ वाई वी विल बी कंसिडरिंग 2a लेंथ। अदर देन दैट देर इज़ नो सच रूल। आप यहाँ पे a करके भी कर सकते थे, जैसे मर्जी कर सकते थे। अब यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे नहीं घुमानी है, नॉर्मल से परपेंडिकुलर जाएंगी, परपेंडिकुलर जाती जाती इधर, नॉर्मल से परपेंडिकुलर जाती जाती, और इस तरीके से इट विल बी गोइंग लाइक दिस वन। क्लियर? यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है इसलिए दे आर बेंडिंग। क्लियर? सेम आगे आप और बना सकते हो इधर से ऐसे। यहाँ पे बस कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ये है कंडीशन, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ये कंडीशन परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ऐसे ये बाहर और ऐसे ये सारे अंदर और ये सारे बाहर, क्योंकि पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के इनवर्ड। तो ये जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना किसके लिए? डाइपोल के लिए। और ये एक सिलेंडर के तरीके से है, तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो जाएगी इसमें। क्लियर? तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो है नल पॉइंट का, नेचुरल पॉइंट का, वो देखते हैं। नेक्स्ट है कि लेट अस सपोज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, और यू कैन से बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस। अब इसमें ये दोनों मैंने इक्वल रखे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये बिल्कुल सेंटर में एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इट विल बी लाइक दिस वन। ये पास नहीं जाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा। सारी लाइन 90 डिग्री पे ही रखनी है, प्लीज़ ये ध्यान में रखना।
ठीक है, ड्रॉ करते वक्त मैं जैसे मर्जी ड्रॉ करूं, आप लोगों ने जो करना है इट शुड बी 90 डिग्री। ऐसे ये आ गया आपके पास। तो इधर देखिए ये सेंटर है जो इस पॉइंट पे, देयर इज नो ई। जब अगर ई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? न्यूट्रल पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसी जगह पे अगर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज ना होके यहाँ पे 2 कूलम हो जाए और यहाँ पे 1 कूलम हो जाए, तो ये जो सेंटर की लाइन थी ये वाली, ये अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी इधर, इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा मतलब, और उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका इफेक्ट जो है 2 कूलम वाला ज़्यादा है। तो ये सिंपल सा है। इसी जगह अगर हम एक और बात करें, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सीधा सीधा कंडक्टर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। और अगर ये यही कंडक्टर मेरे पास नेगेटिव का होता तो वो सारी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आती। अब एक कंडीशन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन केयरफुली। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अब 3 सरफेसेस आ गए, 1 2 एंड 3। तीनों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू बतानी है, जिसमें कि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसे इसने ई पॉजिटिव माना है, नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसे ई नेगेटिव माना है। अब ये 3 एरिया उसने दे दिए हैं कि एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, तीनों में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको बड़े ध्यान से आपने करना है और आपको न्यूमेरिकल भी इसी से होंगे। आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए 1 में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 1 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ई नेगेटिव उधर जा रहा है और ई पॉजिटिव इधर आ रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं आपको। अब आइए बीच में आइए, सेकंड में ई पॉजिटिव इधर जा रहा है और ई नेगेटिव भी इधर ही जा रहा है इसके अंदर। अब इधर आइए, ई पॉजिटिव आउटवर्ड जा रहा है और ई नेगेटिव इधर आ रहा है, सही है। इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मतलब व्हेन एवर यू आर कंसीडरिंग ई नेगेटिव, आपने ई पॉजिटिव वाली जो ये रोड है, कंडक्टर है, इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देना है। अगर मान लीजिए ये वाली रोड है ही नहीं ये वाली, तो आप देखो ये ई जो है वो सीधी जाएगी आपकी, इस तरीके से ये बिल्कुल सीधा का सीधा जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से भी सीधा जा रहा है। अब देखो ये ई पॉजिटिव की बात हो रही है, ई पॉजिटिव क्या है, देखिए ई नेगेटिव आपका इधर से ऐसे आया है और ई पॉजिटिव इधर गया है, ऐसे ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम होगा। तो जब आप इसे दोबारा कंसिडर करेंगे तो अब 3 हमारे पास चीज़ें मिल के आई हैं, हमारे पास कहने का मतलब है 3 थिंग्स आर देयर। अब 3 चीज़ें वो हैं कौन कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। एक एरिया आपका ये हो गया, एक एरिया आपका ये हो गया, एक एरिया आपका ये हो गया, 3 एरिया मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ E1 की, मतलब इस फर्स्ट एरिया की, तो फर्स्ट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो आना चाहिए ई टी, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ठीक है। सेकंड एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट आना चाहिए ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। थर्ड एरिया में अगर आप देखो तो एक ई पॉजिटिव है और एक ई नेगेटिव है, क्लियर। तो थर्ड एरिया में अगर आप देखें तो इधर पे देखो, तो इधर आप जो पास है ना, जो पास है उसका इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके पास थर्ड एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते होते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आल्सो, इज़ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, समझ आ जाता है बट उसको अप्लाई कैसे करें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज़ वेरी ट्रिकी। तो नेक्स्ट इज़ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
continuous charge distribution is of three type. Firstly, we should know what is continuous charge distribution. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, पहले तो दो तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. वन इज द डिस्क्रीट, अनदर इज कंटिन्यूस. अब व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूस? नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ये पता चला डिस्क्रीट मतलब टुकड़े, कंटिन्यूस मतलब सारा का सारा एक तरीके से जुड़ा हुआ. टुकड़ों में कब आता है? अब मैं एक बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर को देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर पे कोई फ़ोटो बनी हुई है, ऊपर से वो सारी की सारी फ़ोटो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कंटिन्यूस है, कहीं पे देयर इज़ नो इवन अ सिंगल डॉट और इवन अ सिंगल पार्ट. बट अगर आप उसे बड़े ध्यान से देखें या फिर आप कन्वेक्स लेंस लगा के देखें तो जो फ़ोटो बनी हुई है उसमें डॉट 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 नज़र आते हैं. तो जो ये डॉट 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 वाला हिसाब है, दिस इज द डिस्क्रीट, एंड जो हमें पूरा का पूरा नज़र आता है दैट इज़ नोन एज द कंटिन्यूस. क्लियर? इसको मैं चार्ज के रेशियो में बताता हूँ. जब हमारे पास चार्जेस छोटे होते हैं तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, मतलब क्वांटाइजेशन हम मानते हैं. क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन इज द मीन्स यू कैन से कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एन इंटीजर मल्टीपल होगा जो टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के. जिसको ये नहीं आता प्लीज़ इसे पढ़ लें एक बार. मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेंगे या तीन निकलेंगे, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ द वेरी वेरी बेसिक और फंडामेंटल और द स्मॉलेस्ट थिंग विच वी हैव फाउंड इन द नेचर. तो क्वांटाइजेशन ऐसा होता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन 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 करके एक दो तीन चार ऐसे करके मिलके बनता है. बट अगर आप देखो तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर मैं ऊपर से सम अप करूँ, मान लो मैं कह दूँ कि 2 कूलम का चार्ज है मेरी एक स्फीयर पे, तो ये जो छोटे वाला इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर है, मतलब जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है उसे मैं नेग्लेक्ट करके एक कंटिन्यूस कंसेप्ट मान लेता हूँ कि ओवरऑल भाई बहुत सारा चार्ज है, उसके अंदर से एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो इट डजेंट मैटर. तो जब ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको थोड़ा डीपली करते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, हमारा 3 टाइप्स हैं और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हमारे जो है इस चीज़ पे, कूलम लॉ पे या फिर हमारे प्रॉब्लम्स पे इफ़ेक्ट डालता है. नेक्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. एक चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारा. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यू हैव टू नेग्लेक्ट द क्वांटाइजेशन. क्लियर? क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा और जब चार्ज ज़्यादा होगा यू हैव टू नेग्लेक्ट द क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन को जब आप नेग्लेक्ट करेंगे तो मतलब आप डिस्क्रीट बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब है. अब आप कॉन्टिन्यूस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो कंटिन्यूस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं. मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है किसी स्प्रे जो होता है, जैसा परफ्यूम स्प्रेयर होता है वैसे उसके अंदर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा चार्ज है भरा हुआ. आपने उसको किसी चीज़ के ऊपर स्प्रे किया तो वो चार्ज सारा का सारा फैल जाएगा. अब इस चार्ज को हम इस तरीके से तो कर नहीं सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक ये स्फीयर है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और एक यहाँ पे स्फीयर में मान लेता हूँ कि एक और स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. लेकिन जैसे ही आप इसे टच करवा रहा हूँ, टच मीन्स कंडक्शन, इंडक्शन नहीं करा रहा हूँ, जैसे टच करूँगा यहाँ पे चार्ज क्यू आ जाएगा. मान लो यहाँ पे 2 कूलम पहले चार्ज था, तो टच करने के बाद इधर 1 कूलम रह जाएगा, इधर 1 कूलम रह जाएगा. अब ये 1 कूलम जो है पूरी स्फीयर पे फैलेगा. ऐसा नहीं है कि इधर इधर तो आपका 1 कूलम आ गया, इधर कुछ है ही नहीं. So this type of spreading of charge is known as the continuous charge distribution. This can be spread over a volume, this can be spread over a area, this can be spread over a length. जब वॉल्यूम पे फैलता है तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. एरिया पे फैलता है तो हम उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. लेंथ पे फैलता है तो हम उसे लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. वॉल्यूम के लिए जो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया के लिए एरियल चार्ज डेंसिटी, ये मैं अभी बताने वाला हूँ. इतना आप लोगों को आई होप क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम चार्ज को किसी चीज़ के ऊपर देते हैं तो वो कंटिन्यूस फैल जाता है. इट डिपेंड कि वॉल्यूम पे है, एरिया पे है या लेंथ पे है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे का कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर हम स्प्रेड करा रहे हैं चार्ज को.
तो मान लीजिए मैंने एक क्यू चार्ज दिया ओवर अ वॉल्यूम, ठीक है, तो मतलब जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू फॉर होल वॉल्यूम, क्लियर। लेकिन एक इसमें कंसेप्ट आता है चार्ज डेंसिटी का, उसके बारे में बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट तभी यूज़ होता है जब आप टोटल चार्ज क्यू ना देके डी क्यू देते हैं और डी वी पे देते हैं। इसका मतलब ये है थोड़ा थोड़ा करके चार्ज दे रहे हैं, अभी हम पूरे के चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने देना है 10 कूलम, एकदम 10 नहीं दे सकता मैं, 1 दूंगा, फिर 2 कूलम दूंगा, फिर 3 कूलम दूंगा, मीन्स चार्ज इज चेंजिंग। और चार्ज जब चेंज हो रहा है तो वो वॉल्यूम एक्वायर भी चेंज करता चलेगा, क्लियर। 10 कूलम जैसे ही हो जाएगा वो पूरी की पूरी वॉल्यूम पे फैलने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो कंटिन्यूस फैल जाएगा। तो इसके लिए एक टर्म है चार्ज डेंसिटी, वेयर चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी भी 3 होगी। कैसे? एक वॉल्यूम के लिए अलग होगी, ठीक है, एरिया के लिए जो है आपके लिए अलग होगी और लेंथ के लिए अलग होगी। तो वॉल्यूम के लिए जो हम डिनोट करते हैं चार्ज डेंसिटी को, दैट इज बाय रो। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। एरिया के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सिग्मा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। लेंथ के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं लैम्डा, दैट इज क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी तब है अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन अगर चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको डी क्यू बाई डी वी कर देते हैं, इधर डी क्यू बाई डी एस कर देते हैं, इधर डी क्यू बाई डी एल कर देते हैं, बिकॉज डी रिप्रेजेंट चेंज, कि देर इज सम चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे कि वो डी क्यू बाई डी एस हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा। मतलब 3 जो नाम हैं आपके पास अलग अलग, दैट इज रो, सिग्मा एंड लैम्डा। मतलब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो ये लगाएंगे, एरिया की तो ये लगाएंगे और लेंथ की तो ये लगाएंगे। अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये है कि मैंने स्फीयर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या वहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम आएगा? वहाँ वॉल्यूम भी आएगा, वहाँ एरिया भी आएगा, वहाँ लेंथ का पर्सपेक्टिव भी आएगा। लेकिन जब हम इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम में आपका एरिया और लेंथ सब कुछ आ जाता है, इसलिए हम उसे सिर्फ वॉल्यूम का ही कंसिडरेशन लेकर चलते हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल एक एक करके कि इनके फॉर्मूले कैसे आते हैं, हम उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, और इससे फोर्स कैसे निकालते हैं या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस सपोज ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की एक वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर ली, पूरी नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, डी वी, ये डी वी एक वॉल्यूम हो गई है। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नोट है और इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्यू है, लेकिन इस डी वी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज डी क्यू। आप समझें इस चीज़ को, पूरी वॉल्यूम v है, पूरा चार्ज q है, इस छोटे से dv जो मैंने एक वॉल्यूम मानी है, एक क्यूबॉइड माना है, उसके ऊपर उसकी वॉल्यूम dv है, उसका चार्ज dq है। अब हम करने क्या वाले हैं, इस जो हमारे पास ये जो स्फीयर है ये वाली, इस स्फीयर से इफेक्ट निकाल रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक हमारा यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर, क्लियर। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे आएगा रो, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं जो सेंटर में है। सेंटर वाले की अगर हम बात करेंगे, इस वाले की, तो अगर सेंटर वाले की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डी वी है और जो चार्ज है वो डी क्यू है, क्लियर। तो ये आप समझें, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, किसके ऊपर? क्यू नोट चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। सो फॉर फोर्स अगर आप देखें तो फोर्स का फॉर्मूला बोलिए आप, फोर्स का फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो Q1 क्या है, Q1 है जो, अब इस जो हमारे पास ये स्फीयर है इसका चार्ज, तो DQ लिख लेता हूँ। Q2 क्या है, इस के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज Q0, क्लियर। अपॉन में डिस्टेंस मान लेते हैं, इधर R मान लेते हैं, तो इधर डिस्टेंस अगर R मान लिया तो R स्क्वायर,
ये आ गया मेरे पास। और अगर मैंने इसे वेक्टर क्वांटिटी मानना है तो मैं साथ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दिखा दूंगा। अब क्योंकि यहाँ डी क्यू किया है तो ये आपके पास डी एफ होना चाहिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगेगी इधर भी इंटीग्रेशन लगेगी ताकि टोटल फोर्स आपकी निकल आए। इसी के साथ मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, वो ये है क्योंकि मेरे को पता है रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी है, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी आ जाएगा। तो ये हर जगह पे अब एप्लीकेशन जो इसकी यूज़ होगी ना, हर जगह यही स्टेप्स फॉलो होंगे, इसलिए आपने बड़े ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, अब ये आपके पास आ गया। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी, डी क्यू की जगह रिप्लेस हो गया क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वैक्टर। अब ये तो आपके पास फोर्स निकल के आई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू नॉट से आप डिवाइड करेंगे एफ बाय क्यू नॉट, तो वहाँ पे बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी आर स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब डीवी में आप स्फीयर की वॉल्यूम रख दो 4/3 पाई r क्यूब, उसके बाद एक आर से एक आर कट जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। तो ये प्रोसीजर आपका फॉलो होगा। जब एरिया की बात आएगी तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप आ जाएगा। ठीक है, जब आपकी लेंथ की बात आएगी तो यही आ जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो सेम चीज़ें चलने वाली हैं, मतलब सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि सिर्फ लेंथ वाइज एरिया वाइज जो चार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे कंसिडर करना है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या, मतलब हमें पता तो है कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया बहुत बार, लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है, यूज़ के लिए समझते हैं। लेट अस सपोज एक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस स्फीयर के ऊपर, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस स्फीयर के बाहर। क्लियर है? दो पॉइंट मैंने कंसीडर किए हैं। जो पहला पॉइंट है उसके लिए तो जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो मैं कैसे लगा रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं सीधा आपसे वो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए तो मैं लगाता हूँ कि रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए मैं रो को लिखता ही नहीं और सीधा क्यू लिखता हूँ। इसके पीछे का आंसर क्या है? दोबारा से, मतलब ये कि जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर तो मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें मैं डिस्क्रीट को यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? उस पर मैं कंटिन्यूस लेके ही नहीं आ रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन में मिलने वाला है, जो मैंने आपको ये अभी शेयर किया है। एक्चुअली होता क्या है वो समझना है। होता ये है कि एक तो ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया। 2 किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं है, बाहर है। अगर बाहर है तो 2 इस पूरे के पूरे चार्ज को एक सिंगल चार्ज मानेगा। अगर वो सिंगल चार्ज मानेगा तो वहाँ पे सिंपल रो की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, सिर्फ क्यू से ही हम आंसर करेंगे। मतलब वहाँ पे अगर मैंने ई निकालना है तो वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अगर वन पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट 1 ले लेता हूं जो कि स्फीयर के ऊपर है, एक पॉइंट 1 मैंने मान लिया जो कि स्फीयर के ऊपर है, तो ऐसे पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं कि ऐसा पॉइंट अगर मैंने कंसीडर करना है ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पे देखो ये चार्ज हर जगह फैला हुआ है। इसके लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह फिर आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए रो इंटू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, फिर इंटीग्रेशन, क्योंकि डी वी या डी क्यू आ रहा है तो उसको फिर पूरे पे भी तो फैलाना है। ठीक है, तो वो देखो, आप भी देखो इसमें जो चार्ज है वो पूरा चार्ज कोई है 1 पॉइंट पे, पूरा चार्ज तो आप पूरी की पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, लेकिन 2 पॉइंट के लिए ये पूरा चार्ज इफेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए जब इसका चार्ज जो बहुत छोटा है जिसे हम डी क्यू बोलेंगे,
तो पहले DQ के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पूरे स्फीयर के लिए निकालेंगे कि पूरे पे अगर कोई पॉइंट होते या फिर पूरी स्फीयर की अगर हम बात कर लें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, वो ये है। ठीक है, आर कैप जैसे यूज़ करोगे तो इसे वेक्टर क्वांटिटी आप लोग अज्यूम करेंगे। क्लियर? तो ये जो था ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।